हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना यूपीएससी सीसेट है इसका 2025 के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट हैं इसके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल रहेगा। तो हम लोग क्या आज केवल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और कॉम्प्रिहेंशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या है, छोटी सी बात कर लेते हैं कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन जो है यूपीएससी किस प्रकार से पूछता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन का सबसे मतलब कि एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मतलब कि टाइप है वो है पूर्व धारणा वाले। यानी कि यूपीएससी क्या करता है, हर बार मान के चलिए अगर 28 से 30 क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के बाद आते हैं, तो उसमें मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, पूर्व धारणा वाले होते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में आपको करना होता है कि जो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसके बियॉन्ड भी जाकर के आपको सोचना पड़ सकता है कि आखिर जो लेखक है ऐसा कॉम्प्रिहेंशन क्यों लिख रहा है, या फिर इसकी धारणा क्या रही होगी। तो यानी कि पहले टाइप का या फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो एक तरीके से टफ मानते हैं, परंतु मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन यही होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अगला जो टाइप आता है वो होता है एक मुख्य विचार या फिर केंद्रीय विचार क्या है, इसके बारे में पूछता है। तो यानी कि ये दूसरा जो क्वेश्चन हो जाता है मतलब कि दूसरे टाइप का, इसमें पूछता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि मेन उद्देश्य क्या था, उसको ही कभी कभी उद्देश्य भी कह देता है। और तीसरे टाइप का पूछता है कि आपको क्या है, तार्किक और एक तरीके से विश्लेषणात्मक और एक कहते हैं कि संक्षेप में उत्तर पूछता है। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले एक और स्ट्रेटजी कर लीजिएगा कि आप लोग क्या है, कॉम्प्रिहेंशन को जब सॉल्व करेंगे तब आप क्या कीजिएगा, विकल्पों को हटाने के, यानी कि विकल्पों को सही चूज़ करने की बजाय आप विकल्पों को पहले ढूंढिएगा कि कौन सा गलत होगा। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि कौन सा गलत है, तो बचे हुए हमारे जो होंगे वही सही होंगे। इसकी स्ट्रेटजी यही रहेगी। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना उसको शुरू कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते चलेंगे, सारे के सारे स्ट्रेटजी या फिर जो भी एक तरीके से फार्मूले हैं या जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखना है, वो सब हम बताते चलेंगे। तो आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन आता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए ही हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए ही हो या अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो, इनके बीच भी परस्पर विरोध है। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो वनोन्मूलन होता है या फिर जो भी वाणिज्यिक दोहन के लिए वनों को कटाई होती है, वनों की कटाई होती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़ है, गाद है, बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जल वायवीय अस्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष हानियाँ होंगी। विकासशील देशों में जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि आने की संभावना है, ये परस्पर विरोधी स्थितियाँ खासतौर पर विकट हैं। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सीधी सीधी बात आप अगर समझ में आई होगी, ये बात आई है कि आप एक तरफ अगर आप जो प्राकृतिक वन है उनका अगर आप वाणिज्यिक दोहन करते हैं तो आपको क्या जीडीपी तो बढ़ेगी, परंतु उससे कई समस्याएं भी आएंगी, जैसे कि आपका बाढ़ हो गया या फिर जो अस्थिरता है, जलवायु संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं वो सब आएंगी। तो इसमें क्या पूछा गया, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर आगे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि संदेश वाला भी एक क्वेश्चन आता है, तो देखेंगे इसमें संदेश में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन के इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो संदेश का मतलब होता है कि केंद्रीय विचार क्या है इसका, एक ही बात होती है एक तरीके से। तो क्या विचार है भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं। देख रहे हैं आप, सीधे सीधे गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आवश्यक नहीं मतलब एक तरीके से एक्सट्रीम हो जाता है और निगेटिव सेंस भी बता रहा है, तो यानी कि ये तो गलत हो जाता है हमारा। दूसरा वाला, वनों के वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों का मूल अधिकार है। तो यानी पे यहाँ पे कहीं पर मूल अधिकारों की बात ही नहीं हुई थी, यानी कि हमारा बी वाला भी गलत हो जाता है। पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि क्या है, पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो यानी कि हमारा क्या है, बी वाला भी गलत हो जाता है। अगला हम लोग क्या करते हैं, सी वाला देख लेते हैं। सी में क्या बोला गया है, आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे के तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोधी और असंतुलन होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सही बात हो रही है, यानी कि 100% हमारा क्या सी होना चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको क्या सारे विकल्प काटने हैं, बाद में जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यानी कि हमने ए और बी तो काट दिया था,
परंतु सी अभी हमें लग रहा है, परंतु अभी हम डी भी पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। देख रहे हो आप, पूर्ण रूप से कहाँ बंद कर सकते हैं हम लोग, एक तरीके से एक्सट्रीम बात हो गई। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, राइट आंसर सी हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, इसी में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है पूर्व धारणा कौन सी है। तो पूर्व धारणा वाले मान के चलिए आपको क्या हर एक दूसरा क्वेश्चन पूर्व धारणा से मिल जाएगा या फिर केंद्रीय विचार से मिल जाएगा। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से पूर्व धारणा बनाई गई। किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक्सट्रीम वर्ड है, यानी कि हमारा पहला वाला गलत हो जाता है। संसाधनों के समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र पर निम्नीकरण को रोका जा सके। ये भी कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा से रिलेटेड भी नहीं है और मतलब कि अलग बात बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा, यानी कि सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको क्या पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अगला हमारा परिच्छेद आता है, यानी कि जो हमारा कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन आता है। निम्नीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, यानी कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलापों से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेज़ी से गिरावट होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आपकी लागत जो होगी उतनी ही कम हो जाएगी। प्रतिष्ठानों का हरित नव प्रवर्तन मार्ग आश्रित है। कई प्रतिष्ठान इसे जितना अधिक करता है, यानी कि कोई भी प्रतिष्ठान है जितना अधिक इसे करता है उसके भविष्य में करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य और सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट है। यानी कि इसका सबसे प्रबल साक्ष्य ये है कि सौर ऊर्जा जो है उसकी जो कीमत है उसमें भारी गिरावट आई है, जो कि 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बारंबार जुटलाते हुए 90% सस्ती हो गई। यानी कि 2010 में जो है उससे पहले से वर्तमान में 90% सस्ती हो चुकी है। शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्थाओं को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किए जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो यानी कि आगे बात की जो क्वेश्चन हमें दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो इंग्लिश वाला पार्ट है। तो इसमें पूछा गया है परिच्छेद के केंद्रीय विचार, यानी कि कुल मिला के वही यानी संदेश क्या है बात कर रहा है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप अनुमान लगाएंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। क्या क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने पर किफ़ायती आवश्यकता, यानी कि बड़े पैमाने पर किफ़ायतें आवश्यक हैं क्या। तो बात तो सही है, परंतु क्या हमारा केंद्रीय विचार नहीं है। आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नव परिवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है। यानी कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है इनोवेशन के साथ गहन रूप से संबंधित, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये भी हमारे क्या केंद्रीय विचार के रूप में नहीं आ रहा। केंद्रीय विचार क्या आ रहा था, यानी कि अगर हम जल्दी इन्वेस्ट करेंगे और जल्दी एक तरीके से नव परिवर्तन करेंगे तो इससे हमारी क्या लागत कम होगी, इस तरीके से कुछ बात हो रही थी। तो चलिए देख लेते हम लोग। बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में। तो बृहद अर्थव्यवस्था और मतलब कि कम बृहद अर्थव्यवस्था, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं हुई है, यानी कि हमारा सी वाला भी अभी डाउट में है। और डी वाला देख लेते हैं। हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन, देख रहे समय की ही बात हो रही है कि जो पहले आएगा वो ज़्यादा लाभ में रहेगा कि निर्णायक भूमिका, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखेंगे, फिर से पूर्व धारणा, मैंने क्या आपको बताया था, सेम वही बात आगे सामने आपको देखने को मिल गई है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में पूर्व धारणा बनाई गई है। भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा ये बात सही हो, परंतु पूर्ण रूप से क्या लोक वित्त को मेरे एक तरीके से फ़ायदा उठाएगी या नहीं उठाएगी, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या भारत जैसे देशों में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित, एक बार साफ कर देते हैं, सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएगा। वैसे एक बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहीं पे भी भारत को स्पेशली मतलब कि मान के नहीं चला गया है। तो वैसे मतलब कि बात तो सही है कि भारत के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो फ़ायदा होगा, परंतु डायरेक्टली इंडिया मतलब कि डायरेक्टली भारत के बारे में बात नहीं हुई थी। और दूसरा बात है, यदि
यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकी इसी प्रतिरूप का अनुकरण या फिर अनुसरण करें, जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ है, तो सर्वाधिक संभावना है कि हरित अंतरण सरल होगा। तो यानी कि दूसरा बात तो हमारी बिल्कुल सही है, परंतु पहला भी वैसे सही हो जाता है, परंतु इसने क्या केवल भारत को लेकर के मतलब की बात की है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, पूरी रूप मतलब कि पूर्ण रूप से ग्लोबल लेवल पे बात हो रही थी। तो यानी कि हमारा क्या केवल बी विकल्प जो है वो सही होना चाहिए। यानी कि हमारे चौथे का क्या है, जो विकल्प बी है बिल्कुल सही है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि मैंने क्या है जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है उसको भी मैं साथ ही लेके चला हूँ। तो आप क्या इस बात की चिंता ना कीजिए कि आपका आंसर एक तरीके से गलत होगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या अगले वाले जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर आ गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि आज हम क्या केवल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला कॉम्प्रिहेंशन क्या था हमारा, भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर के विभिन्न चुनौतियों का समूह का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग्य हैं जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्री स्तरों में बढ़ोतरी से सुरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परिवर्तित मानसून वर्षा के लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अन्य चुनौतियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत और अपतटीय क्षेत्रों की चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को कम लाने के लिए बड़े सुयोग्य उपलब्ध हैं। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य को विकसित करने हेतु सुविचार किया जाना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है, भारत एक विविधता वाला देश है, उसमें हर एक राज्य की अपनी एक अलग चुनौतियां हैं, उसके लिए अलग अलग समाधान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आखिर क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथन के इस परिच्छेद का क्या करना है, लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश। देख रहे हो संदेश के बारे में पूछा गया है कि संदेश क्या देना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, पहला वाला है यानी कि ए वाला है, जलवायु परिवर्तन का सामना या प्रबंधन करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूलन कार्यनीतियाँ अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। तो प्रत्येक राज्य की बात कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे तटवर्ती और जो कि एक तरीके से जिनको चुनौतियाँ हैं उसके बारे में बात हो रही है। अभी यहाँ पे क्या मध्य जो हमारा एक तरीके से मध्य प्रदेश है या फिर वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ होंगी जो कि एक तरीके से गुजरात वाला रीजन है या फिर जो हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है, उन दोनों में अलग अलग होंगी। तो यानी कि अभी हमारा एक पूरी तरीके से सही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी एक पे थोड़ा सा डाउट रखते हैं। उसके बाद में क्या है, भारत इतना विविधतापूर्ण है कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंधन करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यनीति उपलब्ध करना कठिन है। तो ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं निगेटिव बात बोल रहा है और निगेटिव सेंस को बना रहा है, यानी कि हमारा बी वाला तो बिल्कुल गलत होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर विकल्प जो है निगेटिव सेंस को बनाता है तो उसको मान के चलिए आप क्या हटा सकते हैं। और खास करके मतलब कि जो जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी अप्लाई हो जाता है, परंतु कंपटीशन में तो 100% गलत ही होता है। अगला क्वेश्चन आता मतलब कि अगला विकल्प है कि जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वयन करना और निवल शून्य उत्सर्जन संयोजित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। देख रहा हूँ ये भी एक्सट्रीम बात कर रहा है कि केवल केंद्र सरकार का दायित्व है। यहाँ पे क्या राज्यों की बात हुई थी, यानी कि सी वाला भी हमारा 100% गलत है। हालांकि अभी ए में थोड़ा सा डाउट है और डी अभी बचा हुआ है। भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीति प्रतिपादित करना आवश्यक है। तो यानी कि बिल्कुल सही बात कर दी कि जो मतलब कि एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के लिए जो राज्य और क्षेत्र है उसके लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की बात कही गई थी। यहाँ पे एक अनिवार्य रूप से बात की गई थी, यानी कि जो कहीं ना कहीं हमारा एक्सट्रीम वर्ड की बात कर लेता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता हमारा है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इसी में से पूछा गया पूर्व धारणा। देख रहे हो आप पूर्व धारणा वाला फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस परिच्छेद के संदर्भ में बताना है कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जाना चाहिए, मतलब कि किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सही बात है, हो सकता है ऐसा। और उसके बाद में क्या हमारा बोला गया है, अगला विकल्प बोला गया है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। तो जलवायु परिवर्तन के केवल तटवर्ती और कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही कहीं अधिक गंभीर है और मध्य में नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टली कहीं बात नहीं हुई थी। यानी कि हमारा दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है। एक वाला हम फिर से देख लेते हैं। जो हमारा पहला वाला क्या बोला है, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध कर देना चाहिए।
तो ये भी क्या मतलब कि कहीं बात नहीं हुई कि जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा दोनों अलग अलग मतलब की पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन क्या है कि हमारी चुनौती है, हरित ऊर्जा क्या है, एक हमारा एक तरीके से एक स्ट्रेटजी है कि कैसे इसको कम किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है, यानी कि दूसरा वाला भी हमारा गलत है। दोनों नीतियाँ हमारी अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग मतलब है। अगला विकल्प अगला कॉम्परिजन आता हमारा, यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से सामूह क्या कहा महसूस की गई सामाजिक समस्या है तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतर रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है। यानी कि जो असुरक्षा है, जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ठीक ठीक ऊपर हैं, अनेक प्रकार की संपत्ति अथवा स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में घट बढ़, रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित हैं। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण है। तो यानी कि हम लोगों ने विकल्प कॉम्परिजन पढ़ लिया है और अभी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें पूछा क्या गया था। निम्नलिखित कथन में कौन सा परिच्छेद के अति महत्वपूर्ण संदेश के बारे में बात कर रहा है। तो संदेश याद नहीं कि आप एक चीज़ समझ गए होंगे, क्वेश्चन 3 तरीके से बन रहा है, एक संदेश, एक मुख्य विचार और दूसरा पूर्व धारणा। यानी कि 3 प्रकार के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। एक तरीके का और बनते हैं कि बल्कि 1 2 3 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कितने कथन सही हैं। हालांकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं इस प्रकार का, परंतु आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या संदेश है। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या। देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सट्रीम बात कर रहा है। और यानी कि 13वें का हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला यानी कि ए वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। भारत में गरीबी ही क्या सामाजिक असमानता और स्वास्थ्य के प्राथमिक कारण है। केवल गरीबी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अशिक्षा है एक तरीके से, और जो भी बल्कि अन्य एक तरीके से कहते हैं कि भ्रष्टाचार है या फिर जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़ी हुई है कि भारत के अभी अनियंत्रित संकट मतलब कि एक तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। ये भी निगेटिव सेंस है और हमारा कोई सुझाव नहीं बात कर रहा। असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं यही हमारा संदेश के रूप में आप देख सकते हैं, इसको संदेश मान सकते हैं। अगला बोला पूर्व धारणा बनाई गई है। क्या बनाई गई है, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। यानी कि चौथा वाला हमारा क्या है, एक तो हो सकता है गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक असमानता और शांति होगी। तो केवल गरीबी के उन्मूलन से क्या सामाजिक सुरक्षा और शांति आ जाएगी क्या, और ना ही ऐसी बात नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। तो यानी कि क्या अमेरिका में गरीबी खत्म हो गई है तो क्या वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा है क्या वहाँ पे अभी भी बलात्कार नहीं होते हैं क्या हत्या नहीं होती है क्या, चोरी नहीं होती है क्या, लूट नहीं होती है क्या। तो यानी कि एक तरीके से हमारा क्या है दूसरा वाला गलत हो जाता है, केवल एक विकल्प हमारा सही है।